हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है एवं धारा घनत्व तथा ओम के नियम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोगों ने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत धारा क्या होता है कि आवेश के प्रवाह को या गतिशील आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। और अनुगमन वेग के बारे में बताया था कि किसी चालक, कोई भी चालक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो यहां पर चालक में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि इसको किसी वैद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में किसी भी चालक में, तो ये जो चालक में इलेक्ट्रॉन हैं इतने सारे, ये सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमने बताया था कि अनुगमन वेग क्या होता है कि यदि हम इस चालक में वैद्युत क्षेत्र को स्थापित कर दें, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का मतलब होता है इसको किसी बैटरी से जोड़ दें। अब यदि बैटरी से जोड़ेंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और बल लगाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इस कारण से ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे और ये किसी ना किसी नियत वेग से गति करेंगे। और जिस नियत वेग से गति करते हैं उसी नियत वेग को अनुगमन वेग, अफवाह वेग, इसके काफी नाम है। अनुगमन वेग बोलिए या अफवाह वेग बोलिए या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दीजिए। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? v सपेक्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं, देखो, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को ज्ञात करना है। तो यदि हम मान ले कि इस चालक, ये कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं अनुप्रस्थ a है और इसमें ये जो चालक के सिरों की लंबाई है वह हम लोग मान लेते हैं l है। तो यहां पर लंबाई l को निरूपित कर देते हैं, यह लंबाई l है। अब देखो, क्षेत्रफल a है, लंबाई l है तथा इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दे रहे हैं E। अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। तो हम लोग यदि मान लें कि t सेकंड में किसी बिंदु से q आवेश निर्गत होते हैं, q आवेश प्रवाहित होता है या निर्गत होते हैं। अब यदि t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत धारा I का सूत्र पढ़ाया गया है कि वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, देखो, q अपॉन में t। इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब देखो, यहां पर वैद्युत धारा I बराबर q अपॉन t में q क्या होता है, संपूर्ण आवेश जो t सेकंड में निर्गत है। अब यदि हम मान लें कि चालक के, ये जो चालक दिया गया है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसलिए यहां पर किसकी संख्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेंगे। तो चालक में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं स्मॉल n। अब ये तो एकांक आयतन में है, हम तो संपूर्ण चालक पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए हैं, तो संपूर्ण चालक पर ज्ञात करना है। तो देखो, एक में दिया गया है मान, संपूर्ण पर निकालना है तो पहले संपूर्ण आयतन निकाल लेते हैं। तो यदि हम लोग संपूर्ण आयतन की बात करें तो देखो, आयतन होता क्या है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। अब यहां लंबाई दी गई है चालक की,
चौड़ाई और ऊंचाई की जगह क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो यदि हम संपूर्ण आयतन की बात करें तो संपूर्ण आयतन होगा a इंटू में l। a क्या है? क्षेत्रफल। l क्या है? लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यह आयतन हो जाएगा। अब लंबाई को यदि हम लोग यहां पर वेग के रूप में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमको यहां ड्रिफ्ट वेग, अनुगमन वेग के रूप में रिप्रेजेंट करना है, संबंध हमें अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में ज्ञात करना है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है सूत्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ये पढ़ा हुआ है। तो यदि आपसे कहा जाए दूरी बराबर बताइए, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे में समय। तो यह दूरी है l, इस चालक की लंबाई ही दूरी होगी, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा। तो ये जो दूरी l है बराबर होगा चाल गुणे समय, और चाल की जगह कौन से चाल लेंगे? अनुगमन वेग v। तो यहां l की जगह क्या लिख सकते हैं? चाल vd, और समय हमने कितना माना है? t, तो यहां पर लिख देते हैं t। क्या बताया कि जो संपूर्ण आयतन है वह होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई, लेकिन क्षेत्रफल गुणे लंबाई में लंबाई ये चालक की लंबाई है, या इसी को दूरी बोल सकते हो, और लंबाई या दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। चाल यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और समय क्या है? यहां पर हमने माना था t, कि t सेकंड में q आवेश निर्गत हो रहे। तो यहां पर vd इंटू में आ गया t। यह संपूर्ण आयतन प्राप्त हुआ। देखो एकांक आयतन में है n इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन प्राप्त हैं और संपूर्ण आयतन चालक का इतना है, एक में दिया गया है मान, संपूर्ण में पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? गुणा करा दोगे। तो यदि हम आपसे कहें कि संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि निकालना चाहते हैं तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक में दिया गया है, आयतन का गुणा करवा लेते हैं, तो आ जाएगा a इंटू में vd इंटू में t, और इंटू में आ गया n। क्या आया? avdt इंटू n। यह क्या आया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस चालक के संपूर्ण आयतन पर। अब यदि आपसे कहा जाए आवेश कितना होगा, तो देखो आवेश यदि बात करें तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है सूत्र, क्या होता है? देखो आवेश का सूत्र, आवेश Q बराबर n इंटू ई होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह है a vd इंटू में t, और इंटू में आया है n। अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमसे तो आवेश पूछा गया है, तो Q बराबर n इंटू क्या होता है? E। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यह आया आवेश। अब देखो ये आवेश जो आया यह हमारा Q का मान है, और हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में पढ़ा है I बराबर होता है Q बटे T, क्योंकि हमें यहां अनुगमन वेग और धारा के मध्य संबंध बताना है। तो I बराबर होता है Q बटे T, तो Q के स्थान पर मान रख देते हैं। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से यदि लिखना चाहें तो I बराबर देखो क्या हो जाएगा? Q का मान रखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं n e a v d इंटू में t, और बटे में आ जाएगा t। यह बटे में t दिया था तो t रख दिया। तो देखो t से t कैंसिल हो गया, तो आया क्या? वैद्युत धारा का मान। वैद्युत धारा का मान प्राप्त हुआ n e a इंटू में vd। अब यही जो मान प्राप्त हुआ यह किसके किसके मध्य संबंध है देखोगे तो वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd के मध्य संबंध प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? I बराबर NEAVD। तो यह संबंध होता है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के मध्य। यहां पर n विशेष कर याद रखना है, क्योंकि देखो यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं Q बराबर NE,
और वहां पर n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पर n क्या है, यहां पर n है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना याद रखना है। इस पे ये जो n है वह एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। संबंध क्या होता है, I बराबर NeAVD। ये आपको बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब आते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखो, अब देखो हम लोग धारा घनत्व के बारे में समझते हैं। देखो धारा घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यदि समझें तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये चालक लिया हुआ है और चालक पर वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि इस पर क्या कर दिया हमने, वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है। तो जो धारा घनत्व होता है, यदि हम मान लें कि कोई यह बिंदु है और इस बिंदु से अभिलंबवत धारा गुजर रही है I, तो जो धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं J से। J बराबर होता है I अपॉन में A के। यहां पर A क्या है, तो देखो A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई के लंबवत काट का जो क्षेत्रफल होता है। और I क्या है, तो देखो I धारा है, लेकिन कैसी धारा है, अभिलंबवत धारा है। अभिलंबवत का मतलब क्या है कि यदि चालक ये है तो इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत धारा, तो अभिलंबवत धारा क्या है, I है। अब यदि इसकी परिभाषा को हम लिखना चाहें तो देखो परिभाषा लिखना चाहते हैं तो A को हम लोग कर देते हैं एकांक। तो A को हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर जो J आएगा वह I के बराबर हो जाएगा। अब J क्या है, धारा घनत्व, वह किसके बराबर है, I के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, देखो कि किसी चालक के बिंदु से एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली अभिलंबवत धारा धारा घनत्व कहलाती है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं कि किसी चालक के बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा, या लंबवत बोल सकते हो, अभिलंबवत या लंबवत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व J कहलाती है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, क्या लिखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए। तभी तो यहां पर I अपॉन A में A 1 कर दिए तो J बराबर I के हो गया। तो अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहां पर देखो जो धारा घनत्व होता है वो किसी बिंदु का ज्ञात करते हैं। यहां पर संपूर्ण आयतन या संपूर्ण क्षेत्रफल का नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि धारा जो गुजर रही है वह प्रत्येक बिंदु पर गुजरेगी, तो उस बिंदु के गुण को हम लोग धारा घनत्व बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे किसी चालक के बिंदु से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा धारा घनत्व कहलाती है, जबकि क्षेत्रफल एकांक हो। या बोल सकते हो किसी चालक के बिंदु से एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा धारा घनत्व J कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें मात्रक में कि धारा घनत्व J का मात्रक क्या होता है। तो देखो J बराबर यहां पर I अपॉन A है और I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। और यहां पर A यहां पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व J का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर मात्रक प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा जाए बताइए इसकी विमा क्या होगी, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र। तो देखो विमीय सूत्र की यदि बात करें तो विमीय सूत्र I का विमीय सूत्र होता है A, एम्पियर के लिए, और A क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो विमीय सूत्र प्राप्त होगा AL की पावर -2, और यह धारा घनत्व का विमीय सूत्र होता है।
अब यहां पर चर्चा करें कि धारा घनत्व तो कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो देखो धारा घनत्व तो सदिश राशि होती है। अब यदि सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होनी आवश्यक है। तो इसकी जो दिशा होती है वह पॉजिटिव आवेश की दिशा होती है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि धारा घनत्व तो सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होगी वह धनावेश के चलने की दिशा होती है। अगर आपसे कहा जाए ऋणावेश की चलने की दिशा दी गई है तब कैसे निकालें धारा घनत्व की दिशा, तो देखो ऋणावेश जो होते हैं वह धनावेश के सदैव विपरीत चलते हैं। तो आप बोलोगे ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखो धारा घनत्व और अनुगमन वेग वीडी में संबंध समझते हैं। देखो हम लोगों ने अभी धारा और अनुगमन वेग के मध्य संबंध पढ़ा है, I बराबर होता है NEAVD। अब आपसे पूछा जाए बताइए धारा घनत्व और अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या होता है। तो देखो धारा घनत्व होता है J बराबर I/A। अब I का मान है NEA इंटू में VD और अपॉन में A पहले से लिखा है तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो धारा घनत्व J बराबर आएगा NEVD। और यह धारा घनत्व व अनुगमन वेग के मध्य संबंध होता है। क्या होता है, यहां पर देखो हमने I का जो मान था उसमें A का भाग दे दिया और A का भाग दे दिया तो बचा क्या NEA। A की जगह अब हमारा कैंसिल हो गया तो NEVD। तो यानी कि अब हमारा धारा घनत्व जो आया J वह आया NEVD। VD क्या है, अनुगमन वेग है। N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगली हेडिंग पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हम लोग अगली हेडिंग गतिशीलता के बारे में समझते हैं। गतिशीलता का मतलब क्या है यहां पर देखो, तो गतिशीलता का अर्थ यहां पर देखो चालक या कहा जाए अर्धचालक, इनमें जब विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह देखो चालक में होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और कोटर के कारण भी होता है। अब कोटर क्या होता है देखो, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जब हम कहें यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले उपस्थित था और इस इलेक्ट्रॉन ये रिक्त स्थान करके बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाता है तो एक रिक्त स्थान बनाता है और इसी रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निर्गत हुआ है और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो यह होता है पॉजिटिव। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो बताया जाता है वह कैसा हो जाता है, धनावेश का काम करता है। तो इसलिए कोटर होते हैं धनावेश। ये किसमें होते हैं, अर्धचालक की बात कर रहे हैं। अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन और कोटर के द्वारा होता है, लेकिन चालक में केवल विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसमें कोटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब ये चीजें हम लोग अर्धचालक के बारे में डिटेल में फिजिक्स सेकेंड में पढ़ेंगे। अर्धचालक आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी यहां पर समझते हैं गतिशीलता क्या होती है। तो देखो गतिशीलता की यदि बात करें तो गतिशीलता को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन में ई। अब वीडी क्या है, अनुगमन वेग या अफवाह वेग, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपसे कहा जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो तो परिभाषा क्या होगी, अनुपात लिखा हुआ है और अनुपात की परिभाषा देनी है तो या तो आप एकांक कर दीजिए
या तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता म्यू कहलाता है। क्या बताया? अनुगमन वेग, या इसी को आप बोल सकते हो अफवाह वेग। अनुगमन वेग या अफवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात यहां पर क्या कहलाता है? यहां पर गतिशीलता, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, तो म्यू कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की अगली हेडिंग वैद्युत प्रतिरोध में आते हैं। प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध। देखो, अगर हम बात करते हैं चालक में, देखो हम लोगों ने चालक में पढ़ा है कि वैद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते बहुत सारे। अब इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे होते हैं तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो एक ही दिशा में भागेंगे। अब एक ही दिशा में जब जाएंगे तो ये टकराएंगे आपस में, और जब आपस में टकराएंगे तो ये विद्युत धारा का जिस प्रकार से यहां पर प्रवाह होना चाहिए था उस प्रकार से प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध को? कि वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बताया? कि वैद्युत धारा के प्रवाह में, अब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु है, इनसे इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते जाएंगे। इस कारण से इसके मार्ग में क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा, जिस कारण से आप देखते हो जो चालक होते हैं वो हीट उत्पन्न करते हैं, स्पार्क उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके मार्ग में ये गतिशील है। अब गतिशील वाले को आप रोकोगे तो क्या करेंगे? ये अपनी ऊर्जा को दूसरे को दे देंगे, जिस कारण से ये चालक गर्म भी हो जाते हैं। तो वैद्युत धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न अवरोध है या वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है उसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये तो हम लोगों की क्या है कि परिभाषा है। देखो, अब लेकिन हम लोग इसको गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं, तो गणितीय रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो देखो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V में I के। क्या होता है? हम लोग बोलेंगे क्या कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध R कहलाता है। क्या लिखेंगे? देखो, यदि परिभाषा लिखना चाहते हो तो परिभाषा लिखोगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। अब बात करें R प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो, पहला तो मात्रक यहीं से बन रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन यह जो मात्रक है यह हमारा सूत्र से प्राप्त हुआ। अब क्योंकि इसके बारे में एक वैज्ञानिक हैं सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने V और I के अनुपात के बारे में बताया, तो इसलिए उनके नाम पर मात्रक होता है ओम। और ओम को ग्रीक भाषा के रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रतीक से। क्या बोला? कि R बराबर होता है V/I। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक भाषा के इस सिंबल से। अब इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इंग्लिश में लिखा होता है OHM, ओम। ठीक है, तो यहां पर यह प्रतिरोध R का मात्रक हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या आप बोल सकते हो ओम होता है। अब बात करते हैं यहां पर वैद्युत प्रतिरोध के बाद वैद्युत प्रतिरोध के उल्टे चालकता की बात कर लेते हैं। चालकता, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा, प्रतिरोध का मतलब अवरोध है। अवरोध का मतलब मार्ग में जा रहा था इलेक्ट्रॉन और बीच में बहुत सारी चीजें मिल गई, उन्होंने रुकावट पैदा कर दी, और रुकावट पैदा करने के कारण वो आगे बढ़ते हुए तो जा रहा है लेकिन उसके मार्ग में इतनी ज्यादा कठिनाई आ रही कि वो धीमे धीमे आगे बढ़ पा रहा है।
इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का उल्टा क्या है? चालकता। चालकता का मतलब क्या है कि वैद्युत धारा का प्रवाह कितनी सुगमता से हो रहा है। तो यदि हम चालकता की बात करें तो देखो, चालकता वैद्युत प्रतिरोध की उल्टी होती है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, जो चालकता है वह प्रतिरोध का उल्टा 1/R के बराबर होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, तो क्या बताया कि चालकता जो होती है वह G बराबर 1/R होता है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप परिभाषा लिख सकते हो कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? अब मात्रक में देखो 1/R लिखा है और R का मात्रक आपने अभी पढ़ा ओम होता है। अब 1/, लिखा है, इसका मतलब इनवर्स हो गया, तो इसका मात्रक जो होता है वह होता है ओम इनवर्स। या इसी को अगर हम ओम को उल्टा लिखें तो उल्टा हो जाएगा MHO, यानी कि मोह बोलते हैं, मोह, MHO। तो क्या बताया? चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स या मोह। अब देखो, हमने बोला ही कि इनके बारे में V/I के बारे में साइमन ओम ने बताया। अब साइमन ओम ने बताया तो देखो, ओम के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और जो साइमन है यह साइमन चालकता का मात्रक होता है। क्या बताया? देखो, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, मोह तथा साइमन भी होता है, यह भी चालकता का मात्रक है। तो चालकता के हम लोगों ने 3 मात्रक लिखे, या तो ओम इनवर्स लिखिए, या तो ओम को ही उल्टा बोल दीजिए, मोह बोल दीजिए, या तो आप साइमन बोल दीजिए। ये चालकता के मात्रक होते हैं। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ओम के नियम के बारे में समझते हैं। अब हम लोग देखो समझते हैं ओम का नियम क्या होता है। देखो, ओम के नियम की यदि बात करें तो देखो, वैज्ञानिक जो थे सर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने यह नियम दिया कि यदि किसी चालक, कोई भी चालक ले लेते हैं, इस चालक के सिरों में विभवांतर V स्थापित कर दें और विभवांतर V स्थापित करने पर धारा I प्रवाहित हो, तो इन्होंने क्या बताया कि यदि चालक की भौतिक अवस्था, अब देखो, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था का मतलब होता है यहां पर चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना करें, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें कोई परिवर्तन ना करें। तो यहां पर बताया उन्होंने, जो धारा होती है वह विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बताया? कि यदि भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, या हम बोले ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें परिवर्तन ना करे तो धारा I विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, या इसी को बोल सकते हैं V अनुक्रमानुपाती होता है I के। विभवांतर V अनुक्रमानुपाती होता है I के। अब अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, इसलिए V/I बराबर होता है नियतांक। तो इसलिए देखो, ओम के नियम को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहली परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, परिवर्तन ना हो, तो विभवांतर V धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। या आप इसको भी परिभाषित कर सकते हो कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। और यह नियतांक किसके बराबर होता है? अभी पढ़ाया गया है आपको कि यह नियतांक जो होता है वह
वैद्युत प्रतिरोध R के बराबर होता है। अभी इससे पहले वाली हेडिंग में पढ़ाया था। तो आप क्या बोल सकते हो कि यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो विभवांतर V और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो यहां नियतांक की जगह मान रख सकते हैं, तो आ जाएगा V/I बराबर में R, और इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो आपको ओम का नियम समझ में आया होगा, बहुत इजी सा है। देखो ओम का नियम बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि भौतिक अवस्था में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध का मान बदलेगा, फिर वह नियत नहीं होगा। तो यहां पर क्या बताया कि V और I का अनुपात नियत होता है, वह चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। और यह कब होगा? जब भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इनमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ओम का नियम है लागू किन में होता है? तो देखो ओम का नियम सभी चालक, जितने भी चालक हैं, चालक का मतलब यहां पर जितनी भी ठोस धातुएं, सभी चालक वस्तुओं पर ओम का नियम लागू होता है। लेकिन अर्धचालक, अर्धचालक और द्रवों में यदि विद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं तो इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्या बताया कि चालक में ओम का नियम लागू होता है, लेकिन अर्धचालक और द्रवों में ओम का नियम लागू नहीं होता। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल्ड आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालक की। जब चालक में ओम का नियम लागू होता है तो V/I का मान नियतांक R के बराबर होगा। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए जब R का मान बराबर है तो V और I के मध्य ग्राफ क्या होगा? तो देखो V और I के मध्य यदि ग्राफ खींचना चाहते हैं तो यहां पर देखो ग्राफ खींचने का एक तरीका होता है कि यदि मान नियत प्राप्त होते हैं तो सदैव मान एक रेखा आती है। तो यदि हम I वैद्युत धारा और V के मध्य ग्राफ खींचे तो देखो हमें ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब सीधी रेखा कहां से जाती है? मूल बिंदु से। क्यों मूल बिंदु से जाते हैं? क्योंकि जब आप यहां पर विभवांतर का मान 0 लोगे तो धारा का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो ग्राफ स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है मूल बिंदु से, और यहां पर जो ग्राफ आता है वह एक सीधी रेखा आता है। हमने यहां पर I को लिया है Y अक्ष में और V को लिया है हमने X अक्ष में। अब हम लोग यहां पर इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं कि V को ले लें Y अक्ष में और I को ले लें X अक्ष में, और जब V Y अक्ष में होगा, I X अक्ष में होगा, तब भी यहां पर जो ग्राफ प्राप्त होगा वह भी हमें क्या प्राप्त होगा? सीधी रेखा। लेकिन यहां पर जो V और I आए वह ढलान R के बराबर होगा। देखो R बराबर हो जाएगा V/I। ये किसके बराबर होगा? ढलान। अब ढलान क्या होता है? किसी भी रेखा की प्रवणता, और प्रवणता होती है M बराबर tan थीटा। तो यहां पर जो ढलान प्राप्त होगी R बराबर V/I प्राप्त होगी, और यहां पर ढलान जो प्राप्त होगी वो I/V प्राप्त होगी, क्योंकि हमने I जो बनाया है वो Y अक्ष में बनाया है और V को हमने बनाया है X अक्ष में, और I/V को हम क्या बोल सकते हैं? 1/R। तो देखो दोनों ग्राफ हैं सेम, लेकिन अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। यदि रिप्रेजेंट करना है Y अक्ष में I को और X अक्ष में V को, तो ग्राफ अभी भी सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब हम लोगों ने ढलान जो ली है वो क्या है? I/V। यहां पर यदि ग्राफ की बात करें तो यहां Y अक्ष में V लिया है और X अक्ष में I लिया है। दोनों में यदि हम देखें तो यहां पर भी ग्राफ जो प्राप्त होगा वो सीधी रेखा प्राप्त होगा, लेकिन जो ढलान आएगा वो V/I आएगा, और V/I किसके बराबर होता है? R के। अब ढलान कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो ढलान रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ये जो बना हुआ है वो रेखा का समीकरण है, और रेखा होती है Y बराबर mx। M ढलान होता है, M बराबर होता है Y/X। तो Y अक्ष का मान और X अक्ष का मान का जो अनुपात होता है वह ढलान के बराबर होता है। यहां Y में लिया था V, X में लिया था I, तो V/I ढलान हो गया, और यहां पर Y में लिया है I और X में लिया है V, तो I/V ढलान हो गया।
तो इसलिए यहां r ढलान होगा और यहां पर 1/r ढलान होगा। तो आज देखो हम लोग इतना पढ़ते हैं, हम लोगों को यह समझना है कि ये जो हमने पढ़ा है इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप इसमें लिखते जाइए, तो देखो लिखेंगे अगर तो उसमें बहुत सारा समय जाएगा, तो आप वीडियो को पुश करके उस समय में जो बोला जा रहा है परिभाषा को उसको लिख लीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो बताया जा रहा है इसकी PDF वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।